प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपने दल के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सामने अपनी पेशी नहीं करवा रहे। समीक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय नहीं जा रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। छठ जैसे महान पर्व में कोई पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि विशेष ट्रेन चलाया गया? अगर विशेष ट्रेन चला और उसके आधार पर आप चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ दूसरी ओर तो यह भी आप कह रहे थे कि बिहार से पलायन हुआ है, पलायन को आपने मुद्दा बना लिया, और पलायन जिनका हुआ जो प्रवास में थे वो अगर छठ में आए और आपके खिलाफ मतदान कर दिया तो सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है। कैसा कुतर्क है तेजस्वी जी आपका? वंदे मातरम विवाद के कारण नेहरू ने नेताजी को लिखा था पत्र। प्रियंका गांधी ने संसद में अपने बयान वक्तव्य में दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के शेष छंदों के खिलाफ तथाकथित आपत्ति सांप्रदायिक लोगों द्वारा गढ़ी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस हिस्से का जिक्र भी नहीं किया कि वंदे मातरम पर जो संसद में बहस हुई उसमें पक्ष और विपक्ष ने एक बात पर तो सहमति जाहिर किया कि ये हमारे राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। अब उसके विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भ में एक दूसरे पर टिप्पणी की गई। यह तो संसदीय लोकतंत्र में होता ही रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसको सबने स्वीकार किया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इस गीत ने राष्ट्रीयता का बोध कराया। उसके विभिन्न छंद की चर्चा हुई कि उसके संदर्भ क्या थे। अब हर एक देश के नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह चीज़ों को ग्रहण कैसे करता है। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए है, हम देश के लिए। हम चाहे कितना भी चुनाव हार जाए, हम यहीं बैठेंगे और आपसे और आपकी विचारधाराओं से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। प्रियंका गांधी जी, चुनाव हारिएगा तो आप कैसे संसद में बैठिएगा? चुनाव हारने का मतलब यह है ना कि आप जनता की अदालत में हार रहे हैं। अगर खुद चुनाव जीत करके स्वस्थ लोकतंत्र में आप विपक्ष की आवाज़ बने रही, इससे किसी को गुरेज नहीं हो सकता है। लेकिन चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ी जीतिएगा तो संसद में आइएगा। अब इस संबंध में हर हिंदुस्तान का हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, इस देश के ही सार्वभौमिक एकता के लिए वह एकजुट रहता है। नीतियों की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित पर तो हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम ने देश को एकजुट किया और आज़ादी की लड़ाई में ऊर्जा भर दी। सत्ता पक्ष हमेशा हर चीज पर अपना कब्जा करना चाहती है। देखिए, अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि इतिहास के उन पन्नों को कुरेदिएगा तो काला चेहरा भी नजर आएगा। यह सच है कि वंदे मातरम हो, राष्ट्रगीत हो, जनगण मन हो, ये सब ओजस्विता का परिणाम रहा है। और हम लोग समाजवादी आंदोलन के घड़े के रूप में रहे। तो माननीय अखिलेश जी, आप भी समाजवादी आंदोलन का दावा तो करते हैं, लेकिन परिवारवाद के पोषक रहे हैं। तो आपके मुंह से ऐसी बातें कहना जो समाजवादी आंदोलन के मूल विषय रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मधु लिमय, मधु दंडवते जैसे लोगों ने जिन मूल्यों के आधार पर राजनीति की, उसको तार तार करने का अगर किसी को ये तार तार करके राजनीतिक जीवन को कलुषित किया है, तो उसमें आप लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम पर बहस के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि वंदे मातरम का नारा सुनकर लोग जेल जाते थे। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये अंग्रेजों से आज़ादी का नारा बन गया था। उस समय ये लोग कहाँ थे ही नहीं। बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। जो लोग वंदे मातरम का नारा सुनकर भाग जाते हैं, आज उन्हें महत्व बताने की जरूरत नहीं है। कि
हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास का जब अवलोकन होगा तो एकमात्र पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसमें विभिन्न वैचारिक घड़े के लोग, चाहे वो वामपंथी हों, समाजवादी हों, राष्ट्रवादी हो, वो सब लोग समाहित उसमें थे। तो बाद के कालखंड में हम लोग अलग अलग हुए, वैचारिक पृष्ठभूमि हमारी अलग अलग हुई। हम संगठन कांग्रेस बना, कांग्रेस वामपंथी पार्टियां तो बनी थी पहले, लेकिन वामपंथी पार्टियों ने बाद में अपने जनाधार को बढ़ाया। तो इसलिए इतिहास के उस कालखंड में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो देश में विभिन्न वैचारिक धाराओं के लोग एकजुट थे। इसलिए आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है वंदे मातरम का यथार्थ और उसकी भूमिका, यह हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में किसी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं दूंगी। किसी भी अधिकारी को असम से बंगाल के लोगों को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। SIR को पूरा होने में आमतौर पर 2 साल लगते हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक लाभ के लिए 2 महीने तक पहुँचाया जा रहा है। SIR तो बहुत कम दिनों में बिहार में पूरा हो गया और इंडी गठबंधन के घटक दलों ने बहुत ही अल्प आपत्ति किया। हमारे स्मरण में मात्र 10 आपत्ति राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आया। 2003 में 31 या 33 दिन के अंदर में हुआ। आखिर SIR से परेशान क्यों है? अरे SIR अगर होगा तो ये अच्छी बात है ना कि डुप्लीकेसी है, कोई मर गया, देश के बाहर के लोग अगर हमारे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लीगलिटी में जा रहे हैं वोटर कार्ड बना करके, तो ऐसे लोग डिटेक्ट हो जाए। और डिटेंशन सेंटर की बात कहाँ से आ गई? यह खुराफात कहाँ से आया? इसका मतलब ममता दीदी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अरे हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, हम तो SIR को मुद्दा ही नहीं बनाया। जिसने मुद्दा बनाया वो जनता के बीच, उसका क्या जनादेश मिला ये बिहार की जनता नहीं, देश की जनता ने देखा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर आनंद मोहन ने कहा है कि गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बल्कि कानून का डंडा चलना चाहिए जो लोग अतिक्रमण रूप से रह रहे हैं। देखिए, एक तो बुलडोजर का एजेंसी कहाँ है, मैं बहुत खोजा, मिला नहीं हमको। बुलडोजर कैसा है ये भी हम देखे नहीं। JCB के बारे में जानते हैं, लेकिन एक बुलडोजर नया शब्दावली का प्रयोग हुआ है। बिहार में माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय के सक्षम निर्देश के आलोक में, जैसे नालंदा जिला के रहुई के सोनसा का मामला आया, तालाब पर अतिक्रमण था तो उनके लिए वैकल्पिक जमीन और मुख्यमंत्री आवास योजना से उनको आच्छादित किया गया। ऐसे नहीं क्या कारण किसी को हटा देगा। और अतिक्रमण एक गंभीर समस्या, इससे कोई नकार नहीं सकता है। न्यायालय का सक्षम निर्देश है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अब इसकी विधि सम्मत कार्रवाई को राजनैतिक टिप्पणी लोग कर रहे हैं, तो मैं उस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका का आदेश, सक्षम कार्रवाई, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार का प्रयत्न, तीनों को समन्वित रूप में देखा जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संसद में बात पीपुल्स से होनी चाहिए, ना कि देवी देवताओं से होनी चाहिए। ओवैसी साहब, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, ये सब धार्मिक आस्था का प्रतीक है और सर्व धर्म संभाव हमारी पूंजी रही है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं केवल कि कोई तिलक लगाता है या टोपी लगाता है, किसी को आपत्ति किसी से हो सकती है? भाई, देवी देवता का किस संदर्भ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कबीर का भी लोग पूजा करते हैं, कबीर वाणी का भी लोग इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो पूरे तौर पर जब देखिएगा, मूर्ति पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं भी करते हैं, लेकिन सबको परमात्मा से संपर्क करने का एक माध्यम माना है। तो धर्म धारण करने का चीज़ है, ये राजनीति में प्रयोगशाला नहीं बनना चाहिए।